गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। थर्ड क्लास करते हैं अपने चैप्टर रजिस्ट्रेशन की। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर क्या डिस्कस किया है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्शन 22, जो बात करता है, इसके अंदर 4 सब सेक्शन है। पहला बात करता था थ्रेश होल्ड लिमिट की, दूसरी बात करता था माइग्रेशन की, तीसरी बात करता था ट्रांसफर इन केस ऑफ डेथ, और चौथी बात करता था एमलगमेशन। ये 4 सबसेक्शन थे। थ्रेशोल्ड लिमिट में 4 स्टेट ऐसी हैं जिनकी परमानेंट जो लिमिट है वो 10 लाख है, और 6 स्टेट ऐसी थी जिनकी लिमिट 20 लाख है, और अदर स्टेट ऐसी हैं जिनकी लिमिट 20 लाख है या 40 लाख है। 40 लाख कब है? जब आप सिर्फ और सिर्फ ओनली गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो अदर स्टेट में लिमिट क्या है? 40 लाख की लिमिट है। उसके बाद हमने समझा था सेक्शन 23, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पहला था, अगर आप सप्लाई कर रहे हो एक्सक्लूसिवली, इसको बोलते हैं 100% इन नॉन टैक्सेबल और एग्जम्प्ट सप्लाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, किसान हो, लैंड कल्टीवेट करते हो, और किसान कैसा होना चाहिए? या तो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ होना चाहिए। तो आपकी जो सप्लाई होगी उसमें आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। उसके बाद सेक्शन 23 में बोला था, कुछ नोटिफिकेशन आई हुई थी। नोटिफिकेशन हमने डिस्कस करी थी सारी की सारी, जो मोस्टली सेक्शन 24 के रिगार्ड में आई हुई थी। वहां पे हम इसको कवर कर लेते हैं। ये बात करी थी हमने सेक्शन 23 की। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अपना सेक्शन 24। तो मैं सेक्शन 24 को यहाँ पे लिखता हूं। सेक्शन 24 के बारे में हमने बात करी थी। सेक्शन 24 में हमने पढ़ा था कि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में 1 रुपए की भी सप्लाई होगी तो हमें जीएसटी नंबर लेना है। बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन थी, और वो एक्सेप्शन क्या थी? एक्सेप्ट, कुछ नोटिफिकेशन आई हुई थी, सर्विस वाले केस में हम इंटर चेक करेंगे, बट 20 लाख या 10 लाख तक। पहली बात। दूसरी बात, नोटिफाई गुड्स या फिर कौन से गुड्स? हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में हम लिमिट चेक नहीं करेंगे। तो ये 2 केस ऐसे थे जहां पे इंटर होने पर भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। बट अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ने नोटिफाई गुड्स या हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचने हैं तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में वो नहीं आएगा, उसकी लिमिट चेक की जाएगी। उसके बाद एजेंट के बारे में पढ़ा था, बट एजेंट में 2 केस पड़े थे। अगर उसकी प्रिंसिपल नॉन टैक्सेबल है या सप्लाई नॉन टैक्सेबल है तो उसको सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। उसके बाद हमने बात करी थी आरसीएम के अंदर, जो हमारा रेसिपेंट था, अगर उसको कोई जीएसटी लायबिलिटी पे करनी है तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और केस भी पड़े थे आईएसडी, ओएडीआर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो आपको बस समझने हैं, ज्यादा डिटेल में उसको नहीं जाना। तो ये हमारा डिस्कशन था जो हमने किया था लास्ट क्लासेस के अंदर। आज हम करेंगे डिस्कस, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर। ये हमारे सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24। आज हमारा डिस्कशन रहेगा सेक्शन 25 के ऊपर, सेक्शन 26 के ऊपर, और सेक्शन 27 को भी कवर कर देंगे आज, और साथ में सेक्शन 28, 29 और 30। इन सारे सेक्शनों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम आईसीआई के और आरटीपी के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। वंस वी आर कंप्लीट
जब हमारा कंप्लीट चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हम आईसीआई क्वेश्चन पे आएंगे। तो वन बाय वन करते हैं। पहला सेक्शन हमारा है प्रोसीजर का। यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं तो आपको हम आगे चलते हैं। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन सिंपल टॉपिक है। इसमें से वैसे क्वेश्चन थ्योरी का तो नहीं आता, वैसे आजकल थ्योरी तो आनी बंद हो गई है आईसीए के क्वेश्चन एग्जाम में। बट हाँ, कभी कभी केस स्टडी के तौर पे कुछ चीजें आ सकती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर अगर बात करूं तो बहुत सारे सब सेक्शन है। टोटल हमारे पास, अगर मैं बात करूं, टोटल 12 सब सेक्शन है जो हमें इस सेक्शन में दिए हुए हैं। और अगर आप इसको पढ़ोगे बेयर एक्ट से या मॉड्यूल से तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, बट मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके टेबल फॉर्म में डाल दिया है। पहला है टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24। 22 और 24 में जो भी बंदा रजिस्टर्ड होना है, इसको लाइबिलिटी 22 में या 24 में आई है। सेक्शन 22 और 24 में ही लाइबिलिटी आती है, 23 में तो नहीं करने की लाइबिलिटी आती है, ना करने की लाइबल होता है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है तो आपको 30 दिन में एप्लीकेबल करना है, और ये 30 बिल कब से काउंट करने हैं, जब आप लाइबल हुए हो, जब आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करी, या फिर आपने इंटर से सप्लाई कर दी है, या फिर आप एजेंट हो, तो उस केस में आपको सेक्शन 22 या 23 में 30 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करना होगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की हम कहानी सुन चुके हैं पूरी। इसके अंदर 5 दिन पहले, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था ये पूरा कंसेप्ट, कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए 5 दिन पहले, 5 दिन पहले हम जीएसटी नंबर अप्लाई कर देते हैं। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी, आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना। एससीजेड यूनिट, गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट लेके आया। एससीजेड यूनिट को भी जीएसटी नंबर लेना है अलग अलग स्टेट में। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा था, अभी हमारे एक एग्जाम थे उसमें क्वेश्चन पूछा था कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका नोएडा में एक ऑफिस है, ये मान लो नोएडा है, उसका नोएडा में एक ऑफिस तो है नॉर्मल और एक ऑफिस है एससीजेड। तो बताओ उसको 2 नंबर लेने हैं या उसको 1 नंबर लेना है। तो आपको आंसर देना है, उसको इसका अलग अलग नंबर लेना है, इसका आपको अलग नंबर लेना है। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट डाली कि एससीजेड का एक स्टेट में अगर एससीजेड है और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी है तो आपको एससीजेड के लिए अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको लिख लो इंपॉर्टेंट, और लिख लो एमसीक्यू। एमसीक्यू में यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको चेक कर चुका है और कर भी सकता है आगे। तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एससीजेड यूनिट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, एवरी पर्सन हु मेक सप्लाई फ्रॉम territorial water of India shall obtain registration in the state nearest point of the baseline। ये बात भी मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। मैंने बताया था आपको कि अगर हमारा यहाँ सप्लाई हो रही है तो हम कराएंगे रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में जो कि इस बेस लाइन से नियरेस्ट है। जो भी नियरेस्ट स्टेट होगी उसमें हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने इंडिया वाले चैप्टर, इंडिया वाले पार्ट में हम ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल 30 दिन में आपको अप्लाई करना है, और 5 दिन में अप्लाई करना है अगर आप सीटीपी हो या एनआरटीपी हो। अगला पॉइंट है सिंगल रजिस्ट्रेशन और सेपरेट रजिस्ट्रेशन। क्या होता था, जैसे मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली में मेरा एक ऑफिस है सीपी में, एक ऑफिस है करोल बाग में। अब एक बंदा कह रहा है जी मुझे यहाँ पे एक जीएसटी नंबर लेना है यहाँ पे और एक यहाँ पे लेना है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं दिल्ली दिल्ली में दो
नंबर ले सकता हूं। पहले ऐसा अलाउड नहीं था, दिल्ली में एक ही जीएसटी नंबर था सब बिजनेस के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेके आई है कि अगर आप चाहो तो मल्टीपल बिजनेस हो अगर आपके, तो आप दिल्ली दिल्ली में मल्टीपल बिजनेस के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जैसे मान लो एक हल्दीराम है, हल्दीराम के दिल्ली में मान लो 22 आउटलेट है, और हल्दीराम के 22 आउटलेट हैं। तो हल्दीराम चाहता है जी मैं हर बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहता हूं, मैं दिल्ली में 22 रजिस्ट्रेशन नंबर चाहता हूं, तो उसको मिल जाएगा, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। बट अगर एक बात ध्यान रखनी है यार आपको, अगर मान लो हल्दीराम, ये जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये आपका जीएसटी नंबर अलग है, ये जीएसटी नंबर आपका अलग है। अगर दिल्ली दिल्ली में आपने दो जीएसटी नंबर ले लिए तो आप कहलाओगे डिस्टिंक्ट पर्सन, आप कहलाओगे डिस्टिंक्ट पर्सन। और डिस्टिंक्ट पर्सन होते ही आपने यहां से यहां कोई सप्लाई करी तो इसको मान लेंगे हम सप्लाई, और सप्लाई मान लेंगे तो जीएसटी लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने सेम स्टेट में दो नंबर ले ली जीएसटी के, आप ले सकते हो, बट आपको वो लेने के लिए आपको सप्लाई मानना पड़ेगा। जो भी आप सप्लाई करोगे सीपी से करोल बाग के लिए, हर एक सप्लाई पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेपरेट रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, नॉर्मली हम सिंगल देते हैं, सिंगल रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में, बट सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी अब पॉसिबल हो गया है। उसके बाद है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर आप सेक्शन 22 में फॉल नहीं कर रहे, 24 में फॉल नहीं कर रहे, और आप चाहते हो कि मैं वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन करा लूं जीएसटी में, तो आप करा सकते हो, बट शर्त यह है कि आपके ऊपर सारे प्रोविजन ऐसे लगेंगे जैसे आप नॉर्मल रजिस्टर्ड हो। आप बोलो जी मेरी टर्नओवर तो 10 लाख रुपए है, और मैं चाहता हूं, मैं सेक्शन 22 में भी नहीं आ रहा, 24 में भी नहीं आ रहा, और मैं वॉलंटरी रजिस्टर्ड हो गया, तो क्या 11 लाख की सेल पे या 10 लाख की सेल पे जो मैंने सेल अब करनी है होने के बाद, तो बताओ क्या मैं अब जो फ्यूचर में सेल होगी, फ्यूचर सेल पे क्या मैं जीएसटी पे करूंगा? हाँ, एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए तो फ्यूचर सेल पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट तो बहुत कम है, वो तो मेरी क्रॉस ही नहीं हुई। तो एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए, आपको हर सेल पे, हर टैक्सेबल सेल पे, हर टैक्सेबल सेल पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ध्यान रखना, वंस यू आर रजिस्टर्ड वॉलंटरली यू हैव टू पे टैक्स ऑन एवरी टैक्सेबल सप्लाई। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको 10 लाख 20 लाख 40 लाख की लिमिट दी जाती है, बट अगर आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ लिया प्रोविजन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद है कंसेप्ट डिस्टिंक्ट पर्सन। इस बारे में बहुत टाइम से बात चल रही है कि सर ये क्या होता है, क्या होता है, तो इसकी भी आज हम डिटेल में बात कर लेते हैं। व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन? मैंने बताया जी एक ब्रांच है मेरी, ब्रांच 1, ये मेरी है दिल्ली में। एक मेरी ब्रांच 2 है, ये मेरी है यूपी में। मैंने कहा जी ये दोनों ब्रांच ए बी सी लिमिटेड की हैं, तो दोनों का जो पैन नंबर है वो पैन नंबर सेम होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे आप जीएसटी नंबर जो लोगे वो आपका अलग होगा, जीएसटी नंबर 1, और यहाँ पे जो आपका जीएसटी नंबर होगा वो आपका होगा 2। गवर्नमेंट कह रही है यहां से यहां सेल करने पे हम सप्लाई मानेंगे, सेल मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, क्योंकि आप दोनों अलग अलग हो। हम मान लेंगे क्योंकि आप स्टेट क्रॉस कर दिया आपने, तो आपको अलग अलग माना जाएगा, और अलग अलग माना जाएगा तो आपको यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेना है और यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेना है। बट शर्त क्या है, शर्त क्या है, दोनों ब्रांचों से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। अगर आप दोनों ब्रांचों से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो यहां से भी और यहां से भी, तभी आपको दोनों ब्रांचों में जीएसटी नंबर लेना। तो ये बात लिखी हुई है कि अगर आपको जीएसटी नंबर
अगर आपको जीएसटी नंबर आपने ले लिया है या आपको लेना है तो आपको हम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा डिस्टिंक्ट पर्सन पे और आपको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। तो ब्रांच चाहे सेम स्टेट में हो, अगर वो दोनों स्टेट में रजिस्टर्ड है तो दो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर वो सेम स्टेट में दो ब्रांच है, मान लो एक दिल्ली स्टेट में दो ब्रांच है, ब्रांच 1 और ब्रांच 2, और दोनों ये रजिस्टर्ड हैं, तो इन दोनों को भी हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे, क्योंकि ये इनका जीएसटी नंबर अलग है। जीएसटी नंबर अलग होने की वजह से इनको डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा, इनको अलग अलग बोला जाएगा। तो ध्यान रखना है, डिफरेंट जीएसटी नंबर, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सन, अलग अलग, ध्यान रखना है आपको इस बात का। उसके बाद है एस्टेब्लिश ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं इसका भी, इसका क्या मतलब है, इसका आपको बता रहा हूं मतलब क्या है इसका। मैं कह रहा हूं जी, मेरी एक ब्रांच है ब्रांच 1 और एक ब्रांच मेरी ब्रांच 2 है। ये मेरी है दिल्ली में, ये मेरी है यूपी में। यहां से मैं करता हूं टैक्सेबल सप्लाई और यहां से मैं करता हूं एग्जम्प्ट सप्लाई। ये है दिल्ली और ये है यूपी। यहां टर्नओवर है मेरी 10 लाख, यहां टर्नओवर है मेरी 30 लाख, या मान लो यहां 11 लाख है। अब बताओ क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना है। मैं आता हूं अपने सेक्शन 22 पे, सेक्शन 22 पे आता हूं मैं, और सेक्शन 22 के हिसाब से मैं कहता हूं जी मेरी एटीओ कितनी है, एग्रीगेट टर्नओवर, वो है मेरी 11 लाख प्लस 30 लाख, क्योंकि वो निकालनी है पैन इंडिया के बेसिस पे। तो मेरी टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो रही है, तो मुझे यहाँ तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ था फ्रॉम वेयर यू मेक टैक्सेबल सप्लाई, तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर लेना है। बट यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि यहाँ से आपकी एग्जाम सप्लाई है, हालांकि आपकी एटीओ क्रॉस हो रही है, यहाँ पे एटीओ यहाँ भी आपकी 41 लाख है, बट आपकी यहाँ पे सारी की सारी सप्लाई एग्जाम सप्लाई है, और यूपी से आप कोई सप्लाई टैक्सेबल नहीं कर रहे हो, तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। इसका मतलब मेरी जो ये ब्रांच है ये अनरजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड ब्रांच को हम बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट। और ये एस्टेब्लिशमेंट, अब बताओ ये ब्रांच और ये दोनों, क्या ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन हैं? यस, दे आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट पर्सन। हमने कहा जी हमारा पैन सेम है, चाहे भले ही हम रजिस्टर्ड नहीं है, भले ही हम रजिस्टर्ड नहीं है, हम रजिस्टर्ड नहीं है, बट हमारा पैन सेम है, और पैन सेम होने की वजह से हम दूसरी स्टेट में अगर जा रहे हैं तो हम डिस्टिंक्ट पर्सन में आएंगे, क्योंकि हमारा पैन सेम है। तो ध्यान रखना है, चाहे आपकी ब्रांच आउटसाइड रजिस्टर्ड हो, चाहे आपकी ब्रांच आउटसाइड रजिस्टर्ड ना हो, दोनों केस में डिस्टिंक्ट पर्सन हम उसको मानते हैं, अगर आपका पैन नंबर सेम है तो। एग्जाम्पल मैं चेंज करता हूं, मैंने कहा जी ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है, इन दोनों को मैं डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानता, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडी के अंदर पैन सेम नहीं होता, होल्डिंग सब्सिडी के अंदर पैन अलग होता है, तो उस केस में हम उसको मानते हैं रिलेटेड पर्सन, तो वो अलग केस होता है। बट यहां पे बात हो रही है डिस्टिंक्ट पर्सन की। उसके बाद है हमारा पैन नंबर एंड मैंडेटरी। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज परमानेंट अकाउंट नंबर। जो हमारा जीएसटी लॉ होता है, बेसिकली जीएसटी लॉ इज बेस्ड ऑन, जीएसटी नंबर इज बेस्ड ऑन पैन नंबर। अगर पैन नंबर है तो आपका जीएसटी मिलेगा, अदरवाइज आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। पैन नंबर की पहली दो डिजिट होती है स्टेट का कोड होता है, फर्स्ट टू डिजिट होती है स्टेट कोड। उसके बाद आपका जीएसटी नंबर के अंदर आपका पैन नंबर होता है। उसके बाद होता है आपका एक ये डिजिट जो कि बात करता है आपकी उस स्टेट में कितनी ब्रांच है। मान लो हल्दीराम की 7 ब्रांच है, तो यहाँ पे 7 लिखा होगा, अगर हल्दीराम की 7 ब्रांच है, तो ये जाहिर करता है कि आपकी उस स्टेट में कितनी ब्रांच है। तो ये हो गया ब्रांचेस, ये हो गया आपका डिफॉल्ट, और ये हो गया आप चेक डिजिट। तो बेसिकली जो हमारा जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, और 15 डिजिट में से पहले 2 डिजिट होते हैं स्टेट के, बाकी होते हैं पैन नंबर के,
और ये होता है आपका उस स्टेट में आपकी कितनी कितनी ब्रांचेस हैं। तो हमारा जो जीएसटी नंबर है, बिना पैन नंबर के हमें जीएसटी नंबर नहीं मिल सकता। हमारा जीएसटी नंबर क्या है? पैन बेस्ड है, पैन बेस्ड है, बट जीएसटी नंबर स्टेट वाइज है। पैन बेस्ड है बट स्टेट वाइज है, हर स्टेट में अलग जीएसटी नंबर आपको लेना होगा। ये बात लिखी हुई है। तो पैन नंबर होना जरूरी है। इस बात पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, केस स्टडी के अंदर, कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका बिना पैन के भी जीएसटी नंबर मिल जाता है। अब बताओ, फिरंगी है कोई हमारा, फिरंगी को क्या पैन नंबर मिलेगा? फिरंगी को पैन नंबर नहीं मिलेगा। तो उस बात के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ में लिखी बात कि फिरंगी के लिए हम उससे पासपोर्ट लेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ऐसा कौन सा केस है जहां पे बिना पैन नंबर के भी जीएसटी नंबर मिल जाता है। तो नॉन रेजिडेंट को हम, उसका पैन नहीं होता तो उसके लिए हम बिना पैन के उसके पासपोर्ट से हम उसको जीएसटी नंबर दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट चेक कर रहा है आपसे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने नया शुरू किया है। गवर्नमेंट ने कहा कि आने वाले टाइम में हर चीज आधार से लिंक होनी चाहिए। आप खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, जो भी काम करोगे आधार से लिंक हो जाएगा। कोई टाइम ऐसा ना आ जाए कि आप एक शॉप पे गए, आपने बोला जी एक पिज्जा दे दो, तो पिज्जा वाला बोल रहा है पहले अपना आधार नंबर लिखवा दो तभी आपको पिज्जा मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा पूरे साल में 10 लाख के पिज्जा खा गया और उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख है। अरे भाई साहब, आपकी टैक्सेबल इनकम तो 5 लाख है आईटीआर पे, और पिज्जा खाते हो 10 लाख रुपए का, तो इतना पिज्जा आप लाते कहां से हो? तो हो सकता है ऐसा टाइम आ जाए होने वाले टाइम में कि आपके खर्चों के ऊपर भी आधार कार्ड जरूरी हो जाए। आज की डेट में नहीं है, आज की डेट में तो आधार कार्ड हर जगह चलना, हर जगह आपको आधार कार्ड की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको आधार आधार कार्ड से लिंक करके, जब तक आप आधार कार्ड से लिंक नहीं कराओगे हम आपको जीएसटी नंबर, ये जो जीएसटी नंबर है ये आपको अलॉट नहीं करेंगे। आपको अपने जीएसटी नंबर लेने से पहले आधार कार्ड से ऑथेंटिक, मतलब जो आपका आधार डेटा बेस होता है वहां से आपको ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी। आधार वाले फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जब तक आप ओटीपी नहीं बताओगे हम आपको जीएसटी नंबर अप्लाई नहीं करने देंगे। ये नया अमेंडमेंट आई है। बट अगर कोई बंदा फेल हो गया वो करने के लिए तो उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। शर्मा जी और मेरा कोई काम था ऐसा, हमारे को एक जीएसटी नंबर किसी क्लाइंट का लेना था। तो शर्मा जी ने बोला, विकास शर्मा जी ने, कि राहुल जी इस क्लाइंट का हमें लेना है जीएसटी नंबर। तो कहते ले लो। तो उन्होंने बोला सर इनके पास ना आधार कार्ड नहीं है, इनका आधार कार्ड गुम हो गया है, और है भी तो वो लिंक नहीं है इनका आधार कार्ड। तो मैंने कैसे होगा सर? तो मैंने कह रहे फिर बताओ क्या उपाय है इसका। तो मैंने कहा अगर आधार कार्ड नहीं है और आधार कार्ड लिंक भी नहीं है आपका, तो एक ऑफिसर आपके दुकान पे आएगा उस क्लाइंट की, और वो वेरीफाई करके जाएगा जी ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा सही है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने एक ऑफिसर आपकी दुकान पे आएगा और वो चेक करेगा कि क्योंकि आपका आधार कार्ड नहीं है आपके पास, इसलिए मैं आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा और चेक करूंगा कि सब कुछ आपका जेन्युइन है कि नहीं है। तो आज की डेट में जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, इस पे भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ पे कि अगर आपका आधार कार्ड नहीं है आपके पास, उसका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा, तो जीएसटी ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आके, क्योंकि जीएसटी नंबर प्लेस ऑफ बिजनेस का होता है। वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएगा ऑफिसर, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और फिर आपको ओके रिपोर्ट दे देगा, फिर आपका जीएसटी नंबर प्रोसेस होगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वाले केस में भी हमारे को आधार कार्ड चाहिए होता है। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल, मतलब डायरेक्टर, पार्टनर और एनी अदर कंपनी, फर्म, एओपाई, सब केस में हमारे को आधार कार्ड आज की डेट में जरूरी है। उस केस में हम आधार कार्ड डायरेक्टर का, पार्टनर का या मेंबर का लगाते हैं जो वो कंपनी बना रहा है। तो आधार कार्ड अगर नहीं है, कुछ केस में गवर्नमेंट कहती है कुछ केस में हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, कुछ केस में हम आपसे आधार कार्ड भी नहीं मांगेंगे अगर हम नोटिफिकेशन में लिख के दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नया ऐड हुआ है और जो नया ऐड होता है उसमें तो भाई साहब इंस्टीट्यूट की बड़ी ही आंख रहती है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो, कहीं ना कहीं
किसी एमसीक्यू में इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके एग्जामिनर डाल सकता है। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। नॉन रेजिडेंट के लिए पासपोर्ट काफी होता है, हमें पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो बंदा फिरंगी है, उसके पास ना तो आधार है ना पैन कार्ड है। बट हाँ, एक बात और है, जो यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर्ड पर्सन है उसको एक अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड, कि मैं ये गारंटी लेता हूं कि भाई जो फिरंगी है, मैं अपना पैन कार्ड दे रहा हूं कि मैं इसके बिहा पे ये आपको दे रहा हूं कि ये बंदा सही है, जेन्युइन है। तो एक इंडियन पर्सन इसकी गारंटी लेगा और वो अपना पैन कार्ड भी अटैच करेगा। तो ये बात भी रूल्स में लिखी हुई है जो हमें याद करनी है। उसके बाद जीएसटी ऑफिसर अगर चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है सुओ मोटो। आपको मैंने कहानी सुनाई थी रेड मूवी की। अगर अजय देवगन को लगता है अजय देवगन को कि उसको लगता है कि ये जीएसटी पे होना है और उसने रेड करी है, तो वो ऑफिसर जीएसटी के अंदर, प्रॉपर ऑफिसर के पास भी पावर है कि वो किसी बंदे को जीएसटी में जबरदस्ती रजिस्टर्ड कर सकता है, अगर उसको लगता है कि इसका टैक्स बनता है। उसके बाद यूएन होल्डर होते हैं, आपके एम्बेसी होती है, तो एम्बेसी के लिए भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी दी हुई है। हमारे कोर्स का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट फिर भी हम कर लेते हैं कि एम्बेसी को भी जीएसटी नंबर अप्लाई करना होता है। तो यूएन के बारे में लिखी हुई बात, यूएन होल्डर जो होते हैं, एम्बेसी होती है जो हमारी, उनको भी अप्लाई करना होता है। फिर हमें मिलता है जीएसटी सर्टिफिकेट, जो मिलता है हमारे को REG06 में। ये आपको लर्न करना है, एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको लर्न करना है। उसके बाद लास्ट में है डीमिंग इफेक्ट। हम मान लेंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो हम मान लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सीजीएसटी में हो गया है, सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर उसने जीएसटी ऑफिसर ने वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं करा, तो मान लेंगे कि आपका जीएसटी नंबर हो गया है। इसको मैं एक बार आपको बताता हूं। ये हमारा जीएसटी का सर्टिफिकेट होता है, इसको बोलते हैं REG06। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द सर्टिफिकेट अंडर विच फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ जीएसटी इज इश्यूड। REG06 में इश्यू होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं हमारे जीएसटी में। तो लगता है, पहला लगता है हमारा पैन कार्ड लगता है हमारा डॉक्यूमेंट में। ईमेल आईडी लगती है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और कैंसिल चेक। ये डॉक्यूमेंट आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आपके काम आएगा। ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं जब जीएसटी अप्लाई करते हैं। तो ये हमने बात कर ली। अब हम थोड़ी और बात करते हैं, हम कैसे जीएसटी अप्लाई करते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। वैसे तो जिन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना सीखना है, मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डाल देना। मैं सब लोगों को एक वीडियो भेज दूंगा जहां मैंने सिखाया हुआ है कि जीएसटी अप्लाई कैसे करते हैं प्रैक्टिकली पोर्टल पे जाके। जिनको नॉलेज के लिए सीखना है वो देखो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिए। तो लॉगिन करते हैं पहले, हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं पहले, फिर हम फॉर्म भरते हैं। एक हम भरते हैं पार्ट ए जो होता है वो हम फिल करते हैं पहले। पार्ट ए करने के बाद हमें देना होता है अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देनी होती है। उसके बाद हम ओटीपी देते हैं। ओटीपी के बाद हमारे पास एक नंबर जनरेट होता है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, वो हमारा जनरेट होता है। उसके बाद हम आते हैं पार्ट बी फॉर्म पे। पार्ट बी फॉर्म के अंदर हम कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और कुछ डेटा अपलोड करते हैं। उसको जीएसटी ऑफिसर 3 दिन के अंदर चेक करता है। उसको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो वो आपको दोबारा भेजेगा, कहेगा कमी पूरी करो। फिर 7 दिन के अंदर अंदर उसको जो जीएसटी अप्रूव कर देगा। तो बेसिकली 7 दिन, अगर उसने कुछ आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे हैं, अदरवाइज 3 दिन में वो आपको जीएसटी नंबर दे देगा। अगर उसने जीएसटी नंबर आपको 3 दिन में नहीं दिया तो मान लिया जाएगा आपको जीएसटी रजिस्टर्ड हो गए। तो ये आपका एप्लीकेशन होती है REG01 में। तो एप्लीकेशन जो आपकी होती है वो जाती है REG01 में और सर्टिफिकेट आपको आता है REG06 में। तो ये 2 फॉर्म है, आपको याद करने हैं, REG01 एंड REG06। इट इज फॉर एप्लीकेशन, इट इज फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये हमारा सारा प्रोसेस हो गया, जहां हमने समझा जीएसटी का क्या प्रोसेस है। टाइम लिमिट रहेगी 30 दिन और 5 दिन।
SEZ के लिए जरूरी है कि वो GST नंबर अलग से ले। ठीक है, एक स्टेट में हम 2 से ज्यादा नंबर ले सकते हैं और हर रजिस्ट्रेशन के लिए हम अलग डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। अगर आपकी कोई ब्रांच आउटसाइड स्टेट है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो आपकी डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएगी। पैन नंबर जरूरी है, बट फिरंगी को पैन नंबर जरूरी नहीं है, उसका पासपोर्ट चल जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है, पर अगर आप नहीं कराओगे तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। उसके बाद अगर कोई ऑफिसर चाहे तो आपको रजिस्टर्ड कर सकता है अगर आप GST में लायबल और आपने नहीं करवाया तो सर्टिफिकेट मिलेगा RGS। तो ये हमारा सारा का सारा प्रोविजन हो गया। उसके बाद एक सेक्शन है डीमिंग प्रोविजन। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने सीजीएसटी लॉ में GST नंबर ले लिया तो मान लिया जाएगा कि आप, जैसे आपने जो GST नंबर लिया वो CGST एक्ट में लिया, तो मान लिया जाएगा आप SGST एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो गए। ये बात यहाँ लिखी हुई है डीमिंग सेक्शन में। अगर आपका CGST एक्ट में SGST एक्ट में GST नंबर कैंसिल हुआ तो मान लिया जाएगा आपका SGST एक्ट में भी GST नंबर कैंसिल या फिर रिजेक्ट हो गया है। तो सिंपल सा प्रोविजन है ये कि हम जो GST नंबर लेते हैं वो टैक्स वाइज नहीं लेते, स्टेट वाइज लेते हैं। एक टैक्स में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो मान लिया जाएगा, सेंटर में हो गया तो स्टेट में भी ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमारा GST पैन बेस होता है और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि GST नंबर कब और कब लेना है और कहां लेना है। कब लेना है? जब सेक्शन 22 और 24 की कंडीशन आपकी हो जाए तो आपको नंबर लेना है। और कहां लेना है? जिस स्टेट में आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उस स्टेट में आपको GST नंबर लेना होता है। कब लेना है? 30 दिन के अंदर लेना है अगर आप नॉर्मल हो। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेजिडेंट हो तो 5 दिन एडवांस में आपको अपना GST नंबर लेना है। तो कब लेना है और कहां लेना है ये पढ़ लिया हमने। कहां लेना है? जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। और कब लेना है? 30 दिन में और 5 दिन पहले। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, सिंपल एग्जांपल है। अब आगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आ गई है जो हमारे को समझनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्टिव डेट। इसके आगे आप नोट कर लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 बार क्वेश्चन यहां से आ चुका है। इसको मैं आप एक एग्जांपल से समझाता हूं कि सर ये इफेक्टिव डेट कब होती है। व्हेन इफेक्टिव डेट क्या होती है? मैंने कहा जी, एक बंदा है, एक मिस्टर वाई है, ये इनकी थ्रेश होल्ड लिमिट, टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो गई है इस डेट पे। मान लो ये डेट है 5/3/2021। इस डेट पे इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है अंडर सेक्शन 22। तो बताओ क्या इस डेट पे ये बंदा लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया? आंसर इज यस, ये लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के। और अभी पढ़ के आए हैं कि जब ये लायबल हो गया तो इसको 30 दिन में 30 दिन में GST अप्लाई करना है। अब मैंने कहा जी इसने GST अप्लाई कर दिया 15/3/2021 को इसने अप्लाई कर दिया, GST फॉर्म अप्लाई कर दिया REG01 में इसने GST नंबर अप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बात आपको? अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 3 दिन बाद 18 तारीख को इसको GST REG06 डिपार्टमेंट से मिल गया, मतलब इसका GST नंबर आ गया, सर्टिफिकेट इसको मिल गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव डेट
व्हाट इज द इफेक्टिव डेट? इफेक्टिव डेट ये होगी, ये होगी या ये होगी? क्वेश्चन ये आया, व्हाट इज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? जीएसटी रजिस्टर्ड कब माना जाएगा कि ये बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया? इस डेट पे, इस डेट पे या इस डेट पे? तो लॉ मेकर ने कहा, लॉ मेकर ने इसका आंसर दिया, इस केस में इसकी इफेक्टिव डेट होगी 5/3/2021 when he becomes liable for registration। जब ये जीएसटी में लायबल हो गया, लायबल किस सेक्शन में? या तो सेक्शन 22 में या सेक्शन 24, दोनों में किसी भी सेक्शन में लायबल हो गया। जिस डेट में लायबल हो गया, अगर आपने अप्लाई कर दिया है, यू अप्लाई ऑन टाइम, मतलब आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया है, तो हम बैक डेट से, हम इस डेट से आपको मान लेंगे कि ये आपकी इफेक्टिव डेट है, इस डेट से आप रजिस्टर्ड हो गए, ये मान लिया जाएगा। ये वाली बात हो गई कंप्लीट। अब मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज करता हूं। मैंने कहा जी इसने अप्लाई इस डेट पे नहीं करा और ये अप्लाई करना भूल गया। इसने अप्लाई करा, मान लो इसने अप्लाई करा आगे जाके, इसने अप्लाई करा मान लो 7/4/2021 को, 2021 को इसने अप्लाई करा आफ्टर 30 डेज, और ये क्या है, लेट है। एज पर सेक्शन 25 इसने लेट अप्लाई करा है। इसको अप्लाई करना चाहिए था इस डेट पे, बट अप्लाई करा है इस डेट पे, मतलब 1 महीने बाद 30 दिन में इसने अप्लाई नहीं करा। गवर्नमेंट आपसे अब चिढ़ जाएगी। गवर्नमेंट कहेगी जी अब आपकी जो इफेक्टिव डेट होगी, वो इफेक्टिव डेट कब होगी? जब आपका जीएसटी नंबर आएगा। मान लो 3 दिन बाद, यानी कि 10/4/2021 को इसका सर्टिफिकेट आ गया REG06। गवर्नमेंट ने बोला इस डेट पे जब आपको जीएसटी नंबर ग्रांट हुआ है, उस डेट को हम मान लेंगे आपकी इफेक्टिव डेट, यानी कि 10/4/2021। आप सोच रहे होगे सर लेट अप्लाई करने से हमारे को नुकसान क्या हुआ है? अगर हमने जीएसटी नंबर लेट अप्लाई करा है तो हमारी इफेक्टिव डेट आगे बढ़ गई। सर इससे नुकसान क्या हुआ है हमारे को? नुकसान आपको आगे पता लगेगा। जितना भी इस पीरियड का आपको आईटीसी मिलना था, क्या मिलना था? आईटीसी मिलना था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हुए हो आगे वाली डेट से, तो आपको इतने पीरियड का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, आपका नुकसान हो गया। तो इफेक्टिव डेट अगर आपकी नहीं है, पहले की नहीं है, इस पीरियड की परचेज पे जो आपने जीएसटी पे करा हुआ है सर, क्योंकि आप जीएसटी रजिस्टर्ड इस डेट से हुए हो शुरू, तो इस टाइम का, इस पीरियड का जो आपने आईटीसी लिया हुआ है, जीएसटी पे करा हुआ है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक बात तो ये है। और इस पीरियड का जो आपने सप्लाई करा है, उसके ऊपर आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड ही आगे जाके हुए हो, तो पीछे जाके आप टैक्स इनवॉइस इशू कैसे करोगे? आप रजिस्टर्ड इस डेट से हुए हो, तो पीछे जाके आप कोई भी टैक्स इनवॉइस नहीं काट सकते। आप पीछे जाके बैक डेट से आप आईटीसी नहीं ले सकते, तो ये लॉस है। अगर आपने टाइम पे अप्लाई कर दिया जीएसटी, तो आपको इस डेट से मान लिया जाएगा आप रजिस्टर्ड हो। आपने लेट अप्लाई करा है, आप लेट हो गए अप्लाई करने में, तो आपको जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से आपको इफेक्टिव माना जाएगा। इस कंसेप्ट को यूज करा है इस क्वेश्चन में, मैंने बताया है इसमें कि अगर आपने इस एप्लीकेशन फाइल कर दी है 30 दिन में,
तो डेट व्हेन यू बिकम लाइबल लिख लो अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। जब आप लाइबल होते हो तो आपको मान लिया जाता है कि आपका जीएसटी इफेक्टिव हो गया है। अगर आप 30 दिन के बाद अप्लाई करते हो तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला है उस दिन आपको मान लिया जाएगा कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए हो। तो इस पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है, एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, देखते हैं। सुगम सर्विसेज लिमिटेड engage in taxable supply of services in Madhya Pradesh. Turnover of Sugam is exceeds to 20 लाख। क्योंकि हम पढ़ के आए हैं अभी, सर्विस की जो लिमिट है हमेशा 20 लाख की होती है, 40 लाख नहीं मिलती। तो यहाँ पे 1 नवंबर को इस क्वेश्चन में आप चार्ट हमेशा बनाएंगे। 1 नवंबर को ये लाइबल हो गया, अंडर सेक्शन 22 में लाइबल हो गया। इट इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर इन 1 दिसंबर। ये कह रहा है जीएसटी में लाइबल है, 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना है मध्य प्रदेश में। और इसने अप्लाई किया 28 नवंबर को। यहाँ पे दिसंबर काट के आप नवंबर लिख लो, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये नवंबर है। तो उसने 28 तारीख को जीएसटी अप्लाई करा, यानी कि इसने टाइम पे जीएसटी अप्लाई कर दिया, 30 दिन में अप्लाई कर दिया। तो इसकी इफेक्टिव डेट हमेशा ये होगी, क्या होगी? 1 नवंबर इसकी इफेक्टिव डेट होगी। सिंपल आंसर है, 1 नवंबर इसकी इफेक्टिव डेट होगी। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 में वो कह रहा है इन अबव एग्जांपल सुगम सर्विसेज लिमिटेड अप्लाई रजिस्ट्रेशन ऑन 3 दिसंबर, यानी कि उसने जीएसटी अप्लाई किया 3 दिसंबर को, आफ्टर 30 डेज, यानी कि वो लेट हो गया। अब लेट हो गया तो उसको जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा 10 नवंबर को उसकी इफेक्टिव डेट होगी रजिस्ट्रेशन की। अगर आपने लेट कर दिया तो 10 दिसंबर आपकी इफेक्टिव डेट होगी, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट वाली डेट। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हमारा प्रोसेस है जो हमने समझ लिया है ऑलरेडी। इसको वो अप्लाई करता है REG 06 में, उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है REG 02 में। उसके बाद अगर वो सब कुछ ओके है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो डिपार्टमेंट उसको नोटिस देता है REG 03 में और उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगा लेता है। 7 दिन में अगर वो पूरी हो जाती हैं तो उसको जीएसटी, अगर 7 दिन में पूरी नहीं होती हैं तो वो ऑर्डर दे देता है, रिजेक्शन ऑर्डर। अगर वो पूरी हो जाती हैं, चीजें सारी ओके हो जाती हैं, तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। सिंपल प्रोसेस है, इसको आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर कैजुअल पर्सन एंड नॉन टैक्सेबल पर्सन। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि हमारे को सर्टिफिकेट मिलता है 90 दिन, और जो हमने एप्लीकेशन में डिसाइड किया हुआ है विच एवर इज अर्लियर, और हम 90 दिन इसको और बढ़ा सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडवांस डिपॉजिट करना होता है इनको, नॉन टैक्सेबल पर्सन को, नॉन रेजिडेंट को और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एडवांस देना होता है। और एडवांस देना होता है एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ डिस्कस किया था हमने, ये वाला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन डिस्कस किया था हमने सारा। ये वाला चार्ट आप कॉपी कर लेना, यहाँ पे सारा डिस्कशन मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूं। तो ये इसको देना होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। जो हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था उसको हम आईटीसी अलाउड नहीं करते। इस बात को हम दोबारा से पढ़ेंगे जब करेंगे पेमेंट वाला चैप्टर। तो आप याद कर लो, कैश लेजर से, यानी कैश लेजर से इसको सारी पेमेंट करनी होती है। उसके बाद ये बात मैंने पढ़ा दिया आपको, इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता उस स्टेट में। और नॉन रेजिडेंट में क्या होता है, फिक्स प्लेस नहीं होता उस इंडिया में नॉन रेजिडेंट का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। ये बात हम ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद कुछ बातें लिखी हुई हैं, स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोविजन लिखे हुए हैं कि ये 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा और एनआरटीपी क्या देगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देगा पासपोर्ट की, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद एप्लीकेशन देगा एनआरटीपी डिफरेंट फॉर्म में, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट का है फॉर्म है वो अलग फॉर्म होता है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का सेम फॉर्म होता है RAG01। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नॉन रेजिडेंट का फॉर्म क्या होता है, आप बोलोगे प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, और इसका टैक्सेबल पर्सन का, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का फॉर्म जो होता है वो सेम फॉर्म होता है जो कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में यूज होता है RAG01। तो ये सारी स्टोरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट। चलिए जी आगे चलते हैं। तो चीजें आपको मैंने पहले पढ़ाई थी, इसको आप यहाँ अपडेट कर लेना, इस नोट्स में अपडेट कर लेना। जो आपको मैंने स्टोरी सुनाई थी यहाँ पे, ये वाली स्टोरी, ये सारी स्टोरी आप दोबारा से यहाँ पे रिवाइज करके यहाँ पे अपडेट कर लेना। ये आपका अब अगला आ गया अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, अप्लाई कर चुके हो और आपको लगता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मुझे कुछ अमेंडमेंट करनी है, मुझे कुछ चेंज करना है, तो लॉ ने बोला आप चेंज कर सकते हो। और चेंज को गवर्नमेंट ने दो तरह से बांटा है। एक, गवर्नमेंट ने कहा कुछ ऐसे चेंज है जो कि इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे चेंज है जो कि नॉन इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका नाम दिया गवर्नमेंट ने कोर अमेंडमेंट, कोर अमेंडमेंट, और इसका नाम दिया नॉन कोर अमेंडमेंट। कोर का मतलब होता है मेन अमेंडमेंट। जैसे कि अगर आपको अपने बिजनेस का नाम चेंज करना है तो ये एक बड़ी अमेंडमेंट है। अपने कंपनी का नाम ही चेंज कर रहे हो आप, तो आपको ऑफिसर की अप्रूवल एडिशनली लेनी पड़ेगी। आप कंपनी के डायरेक्टर को चेंज कर रहे हो या पार्टनर को ऐड कर रहे हो, तो ये भी एक बड़ा चेंज है, आपको कोर अमेंडमेंट में जाके ऑफिसर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आप अपना एड्रेस ही चेंज कर रहे हो, आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो, तो एड्रेस चेंज करना भी पार्टनर, या फिर एड्रेस चेंज करना भी कोर अमेंडमेंट में आता है। तो 3 तरह की ऐसी अमेंडमेंट है, लीगल नेम चेंज करना, एड्रेस चेंज करना और पार्टनर का डिलीशन रिटायरमेंट करना। ये सारी बातें कोर अमेंडमेंट में आती हैं। इन सारी बातों के लिए हम ऑफिसर की अप्रूवल लेते हैं और तभी ये अमेंडमेंट होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं एडवांस लेवल की बात। मैंने कहा जी दिल्ली में मेरा एक एड्रेस है, यहाँ पे सीपी में मेरा एक ऑफिस है जो मैं शिफ्ट कर रहा हूं, मान लो पीतमपुरा। तो ये एड्रेस शिफ्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कोर अमेंडमेंट में और ऑफिसर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये तो हो गई बेसिक बात। अब बात करता हूं एडवांस की। मेरा एक ऑफिस दिल्ली में है, इसका एड्रेस मान लो सीपी में है। अब मुझे ये ऑफिस शिफ्ट करना है नोएडा में, जो कि यूपी में है। बताओ क्या कोर अमेंडमेंट करके मैं ये एड्रेस चेंज कर दूं? सोच के बताना, कोर अमेंडमेंट करके क्या मैं एड्रेस चेंज कर दूं? सर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये दिल्ली अलग स्टेट है, यूपी अलग स्टेट है, हमारे को क्या फ्रेश नंबर लेना पड़ेगा? यस, हमारे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर हमने स्टेट चेंज कर दी है, एड्रेस हमने स्टेट ही चेंज कर दी है, तो हमें फ्रेश नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी का यूपी में, क्योंकि यूपी का जीएसटी नंबर अलग होगा, दिल्ली का जीएसटी नंबर अलग होगा। तो ध्यान रखना, एड्रेस चेंज करने में आपका स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम कोर अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आपकी कोर अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई सीजीएसटी लॉ में, तो मान लिया जाएगा एसजीएसटी लॉ में भी वो अमेंडमेंट इफेक्टिव हो गई। सिंपल बात है। तो अमेंडमेंट में ध्यान रखना, अमेंडमेंट में जो चेंज आपका रिलेट करता है, जो चेंज आपका रिलेट करता है, ये आपकी कोर अमेंडमेंट है। चेंज इन एड्रेस, चेंज इन पार्टनर, चेंज इन नेम। और ये आपकी नॉन कोर अमेंडमेंट है, मोबाइल नंबर चेंज करना, ईमेल आईडी चेंज करना, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी चेंज करना, पार्टनर डिटेल चेंज करना, पार्टनर का एड्रेस चेंज करना, पार्टनर का सरनेम चेंज करना, या पार्टनर का कुछ और चेंज करना।
तो उस चेंज को हम नॉन कोर बोलते हैं। बट पार्टनर को ही चेंज कर देना, एड्रेस चेंज कर देना और नाम चेंज कर देना, इसको कोर अमेंडमेंट बोलते हैं। कोर अमेंडमेंट के लिए हमारे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है। तो ये आपका हो गया अमेंडमेंट का पार्ट। अमेंडमेंट को अप्रूव ऑफिसर करता है और ऑफिसर अप्रूव करके हम ये, अगर हमारा कोई अमेंडमेंट को वो रिजेक्ट कर रहा है तो उसको सुनने का मौका दिया जाएगा, हमें मौका दिया जाएगा बोलने का कि सर आप हमारे को ये अमेंडमेंट क्यों नहीं करने दे रहे, हमें सुनने का मौका दिया जाए। तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको दिया जाएगा बिफोर डूइंग एनी रिजेक्शन। और तो रिजेक्शन से पहले आपको ऑफिसर सुनने का मौका जरूर देगा। अब बात करते हैं कैंसिलेशन की। कैंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंस्टीट्यूट अक्सर क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कैंसिलेशन कब होता है? या तो वॉलंटरली आपने अप्लाई कर दिया हो कैंसिलेशन जीएसटी का, या वॉलंटरी आपने अप्लाई कर दिया हो, या फिर ऑफिसर ने सुओ मोटो आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया हो। सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप, अपने आप ऑफिसर ने आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया। तो आपने खुद अप्लाई कर दिया हो कैंसिलेशन के लिए, या सुओ मोटो ऑफिसर ने आपका कैंसिल कर दिया हो। हमारा एक क्लाइंट है चांदनी चौक में, उसको एक नोटिस आया जीएसटी डिपार्टमेंट से, उसमें लिखा हुआ था कि आपका जीएसटी कैंसिल किया जाएगा, आपको नोटिस भेज रहे हैं, सुओ मोटो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जाएगा, आप हमारे को 7 दिन में रिप्लाई करो। तो वो हमारे पास आया घबराता हुआ, कह रहा सर हम देखो नोटिस आया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है सुओ मोटो कैंसिल होगा, सुओ मोटो कैंसिल होगा। कह रहा बाकी बात तो ठीक है, मैं मान गया हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है, बट ये ऑफिसर मुझे मोटा कैसे बोल रहा है। मैंने कहा भाई साहब ये सुओ मोटो मोटा वाला मोटा नहीं है, ये सुओ मोटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑफिसर ने आपको, एक पावर है ऑफिसर के पास, ऑफिसर अपने आप आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है अगर उसको लगता है कि आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा। तो लाला ने मुझे पूछा कि सर ऐसी कौन सी बातें हैं जब ऑफिसर मेरा नंबर कैंसिल कर सकता है, मैं लिख के अपने डेस्क पे लगा लेता हूं, अपने डेस्क पे लगा लेता हूं कि वो बातें मैं कभी ना करूं। मैंने कहा सर वो बातें मैं आपको लिखवा देता हूं, मैंने लाला को लिखवाया। मैंने लाला जी लिखो आप क्या बातें हैं, वो एग्जाम में भी आई हुई है, आप भी लिख लो। तो कुछ ऐसी बातें हैं जहां पे ऑफिसर सुओ मोटो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। मोटो का मतलब मोटा नहीं होता सर, मोटो का मतलब होता है अपने आप वो कैंसिल कर सकता है। वो बातें क्या हैं मैंने लाला को बताई। मैंने कहा लाला जी बात सुनो मेरी, पहली बात तो ये सुन लो मेरी बात, आपने जीएसटी के रूल का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया ना, तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। ये बात हो रही है मेरे और लाला के बीच में। मैंने कहा आपने जीएसटी लॉ का कंट्रावेंशन कर दिया ना। कह रहा कंट्रावेंशन क्या होता है जैन साहब, ये बताओ कंट्रावेंशन क्या होता है, क्या मैंने किसी का सर फोड़ दिया है? मैंने कहा बात तो सुनो मेरी पूरी। मैंने कहा आपने बोला हुआ है कि मेरा ऑफिस गांधीनगर में है या चांदनी चौक में है, और काम कर रहे हो आप कहीं और से, काम कर रहे हो कोई और से। कह रहे एग्जाम्पल जैन साहब एग्जाम्पल दो, मेरे को समझ नहीं आता। एक बार उस बंदे के घर पे जीएसटी ऑफिसर आ गए, और जीएसटी ऑफिसर आ गए घर पे क्यों आए, क्योंकि उनका जो रजिस्टर्ड प्लेस था वो घर पे था, और घर पे उनका बेटा था वो नहा रहा था। ऑफिसर आया, ऑफिसर ने बोला ये जीएसटी नंबर आपके नाम पे है प्रिंस? कह रहे हाँ मेरे नाम पे है जी। तो कह रहे जी आपका जीएसटी नंबर आपके नाम पे है, पर ये आपका ऑफिस कहाँ पर है? तो उसने बोला सर ऑफिस तो पापा बैठते हैं वहां चांदनी चौक में, वहां पे है ऑफिस हमारा चांदनी चौक में। तो बेटे ने गलती से बोल दिया चांदनी चौक में हमारा ऑफिस है सर, हाँ ये तो हमारा घर है, जबकि रजिस्टर्ड RA06 के अंदर सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ था कि इनका घर का एड्रेस इनका ऑफिस का एड्रेस है। अब बताओ ये अपना बंदा अपना बिजनेस कहां से कर रहा है, डिक्लेयर्ड प्लेस से नहीं कर रहा, ये अपना बिजनेस कहीं और से कर रहा है। ऑफिसर ने अपने वहां पे जाके अपने डिपार्टमेंट में ये कंप्लेंट दे दी, कह रहे जी इसका जीएसटी नंबर कैंसिल होगा, ये अपने डिक्लेयर प्लेस से बिजनेस नहीं कर रहा, कहीं और से बिजनेस कर रहा है। तो ये पहला कंट्रावेंशन है। लाला जी को मैंने बोला, मैंने कहा जी आप इनवॉइस तो काट रहे हो बट एक्चुअली में माल भेज ही नहीं रहे, आप
गुड्स तो बेच रहे हो बट उसका इनवॉइस तो काट रहे हो, बट एक्चुअली में आपका गुड्स डिलीवरी नहीं हो रहा, तो उस केस में भी हम कंट्रावेंशन मानते हैं। फिर उसके बाद एंट्री प्रॉफिटिंग के कोई रूल होते हैं, उस केस में भी हम कंट्रावेंशन मानते हैं। तो कंट्रावेंशन आपने लॉ का किया है, ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। उसके बाद मैंने लाला जी को बताया, लाला जी आपकी जो रिटर्न है वो 6 महीने तक, 6 महीने के लिए नहीं गई है, तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो लाला जी ने बोला यार मेरी रिटर्न तो लास्ट 2 मंथ गई थी, उससे पहले भी नहीं गई थी। मैंने कहा सर कंटिन्यूशन की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूशन की। अगर आपकी कंटिन्यूटी में 6 महीने की रिटर्न नहीं गई, कौन सी रिटर्न, 3B या 3B की बात कर रहा हूं सर मैं। अगर आपकी जीएसटी रिटर्न 3B जो मंथली रिटर्न होती है आपकी 6 महीने तक नहीं गई, तो ऑफिसर के पास पावर है, वो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। उसके बाद आपने अपना बिजनेस शुरू नहीं करा 6 महीने तक, आपने नंबर ले लिया आज की डेट में, इफेक्टिव डेट आपकी आज है, इफेक्टिव डेट से आपने 6 महीने तक बिजनेस शुरू नहीं किया, हम आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देंगे। आप यार टाइम पास करने आए हो, हमारे कॉमन पोर्टल पे लोड डाल रहे हो बिना मतलब का। उसके बाद आपने कोई फ्रॉड करा है, मिसस्टेटमेंट करा है, सप्रेशन करा है, तो हम आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देंगे। इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन आया ये एक बार, तो ये बने 1 2 3 4 5 6। तो इंस्टीट्यूट ने बोला किसी बच्चे ने अगर कोई भी 4 पॉइंट लिखे हो, कोई भी 5 पॉइंट लिखे हो, उसको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल करेगा, तो इन कारणों से वो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। उसके बाद एक अमेंडमेंट आई है जी, अमेंडमेंट आई है बहुत इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट क्या आई है, एक बंदा है, उसने अपना जीएसटी कैंसिल यहां पे अप्लाई करा, कैंसिल के लिए अप्लाई करा इस डेट पे, ये डेट मान लो 5 मार्च की डेट है, ये अप्लाई करा उसने। अप्लाई करने के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट के पास वो जाएगा, और जीएसटी डिपार्टमेंट टाइम लेता है इसको कैंसिल ऑर्डर पास करने के लिए। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन के लिए डिपार्टमेंट काफी टाइम लेता है, मान लो इसको लग गए 1 महीना। अब इस 1 महीने के दौरान में इस बेचारे को अपनी जीएसटी रिटर्न भी भरनी है, 3 भी भरनी है, 1 भी भरनी है, क्योंकि जब तक आपका ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर ना आने से पहले पहले अप्लाई करने के और ऑर्डर आने के बीच में जो गैप है ये, इसमें आपको सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे, आपको अपनी रिटर्न भी भरनी पड़ेगी, आपको सारे कंप्लायंस पूरे करने पड़ेंगे। इस बात से बहुत लोगों को दिक्कत हुई। लोगों ने बोला जब हमने जीएसटी कैंसिल अप्लाई कर दिया है, तो हमारे को अप्लाई करने के बाद ये फालतू के कंप्लायंस क्यों करवा रहे हो आप, हमें क्या मतलब है ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, हमने अप्लाई कर दिया, हमारी तरफ से जीएसटी खत्म, जीएसटी खत्म। तो लोगों ने इस पे आपत्ति जताई, और एक अमेंडमेंट आई लॉ के अंदर कि हम मान लेंगे आपने जो अप्लाई कर दिया है, हम मान लेंगे आपका जीएसटी सस्पेंड हो गया है, और सस्पेंड हो गया है तो आपको कंप्लायंस फ्री कर दिया जाएगा। मतलब अब आपको हम कंप्लायंस नहीं करवाएंगे, एक बार आपने अप्लाई कर दिया, मान लेंगे कि आपका जो है जीएसटी सस्पेंड हो गया है। बट उस एप्लीकेशन में जब आप एप्लीकेशन दोगे, तो एप्लीकेशन में आप देते हो कि किस डेट से मैं ये कैंसिलेशन चाहता हूं। मान लो आपने लिखा जी मैं चाहता हूं ये कैंसिलेशन, मान लो आपने कहा 7 मार्च से मैं ये कैंसिलेशन चाहता हूं, आपने अप्लाई करा 5 मार्च को, तो बताओ सस्पेंड कब से होगा। हमने कहा जी आज का दिन अच्छा नहीं है, आज शनिवार है, हम कहते हैं जी हमारा 2 दिन बाद मुहूर्त अच्छा है, तो हम कह रहे हैं जी हमारा कैंसिल होगा 2 दिन बाद, हम ये कह रहे हैं एप्लीकेशन में कि 2 दिन बाद कैंसिल कर देना हमारा जीएसटी नंबर। तो गवर्नमेंट ने बोला जिस डेट से आपने वो डेट जो दी है, इसमें से जो भी विच एवर इज लेटर हमारा सस्पेंड मान लिया जाएगा। तो इस डेट पे हम मान लेंगे कि हमारा जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया, आज के बाद हम कोई भी जीएसटी कंप्लायंस नहीं करेंगे। तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन प्रोसीजर, रजिस्टर्ड पर्सन shall be the registration shall be suspended and taxpayer is free from routine work। उसको रूटीन वर्क से जीएसटी रिटर्न से फ्री कर दिया जाएगा। सस्पेंशन वाले पीरियड में, जो ये पीरियड है सस्पेंशन वाला, इस पीरियड में हम उससे कोई भी जीएसटी कंप्लायंस नहीं करवाएंगे। तो दिस इज वेलकमिंग चेंज।
बाय द डिपार्टमेंट, ताकि लोगों को सस्पेंड वाले पीरियड में काम ना करना पड़े। तो ये एक अच्छा चेंज है। तो हम बात कर रहे थे कि वॉलंटरली हम कब जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं, कैंसिल कब अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपका बिजनेस बंद हो गया हो, आपका बिजनेस बंद हो गया हो या आपने एमएलगेमेशन कर लिया हो, डीमर्जर कर लिया हो, या आपने अपनी बिजनेस को चेंज कर लिया हो या फिर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे हो। इन सब केसेस के अंदर आप वॉलंटरली जीएसटी का कैंसिलेशन अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि कब आप जीएसटी कैंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने बिजनेस बंद कर दिया हो, आपने एमलगमेशन कर लिया हो, डीमर्जर कर लिया हो, डिस्पोज ऑफ कर दिया हो, आपने बिजनेस चेंज कर लिया हो, पार्टनरशिप फर्म से आप कंपनी में आ गए हो, या आपने टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे हो, इन सब केसेस के अंदर अपना जीएसटी कैंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कैंसिलेशन के प्रोविजन। ये आपका कैंसिलेशन का प्रोसीजर है कि आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन 30 दिन के अंदर अप्लाई करोगे जब आपको लगता है, और आप अपने स्टॉक की डिटेल दोगे, कैपिटल गुड्स की डिटेल दोगे। ऑफिसर जो है ऑर्डर पास कर देगा 30 दिन के अंदर अंदर। उसको लगता है कि इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए तो वो शोकॉज नोटिस दे देगा। और इफेक्टिव डेट कब होगा, जब ऑफिसर बताएगा, ऑर्डर पे लिख के बताएगा ऑफिसर कि कैंसिलेशन का इफेक्टिव डेट आज से है, उस डेट से माना जाएगा कैंसिल हो गया। तो जो जीएसटी लॉ में कैंसिलेशन की डेट है वो ऑफिसर डिटरमाइन करता है। ऑफिसर अपने ऑर्डर पे लिख के देता है कि इस डेट से आपका जीएसटी नंबर कैंसिल माना जाएगा। तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि किस केस में ऑफिसर के पास पावर है कि वो सुओ मोटो आपका जीएसटी कैंसिल कर सकता है। उसके बाद है रिवोकेशन का मतलब होता है वापसी लेना। आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, गलती से हो गया सर, हमें वापस दे दो, हमें गलती होगी, पाप हो गया हमारे से, हमने गलती से कैंसिल कर दिया है, या गलती से आपने ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है, हम उससे अपना अधिकार, अपना जीएसटी नंबर वापस मांग रहे हैं जो कैंसिल हो गया है। तो इस केस में हमें 30 दिन में अप्लाई करना होता है। किस डेट से, कैंसिलेशन ऑर्डर से। यहां पे इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू पूछ लिया आपसे, इंपॉर्टेंट लिख लो यहां पे, इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट ने बोला जी आपने कैंसिल ऑर्डर दिया 31 तारीख को, बताओ कितने दिन में हम रिवोकेशन एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो विद इन 30 डेज। तो इंस्टीट्यूट ने क्या गेम खेली आपके साथ एग्जामिनर ने, कि उसने आपको डेज नहीं पूछे, उसने आपको डेट लिख के दे दी कि इस डेट पे, इस डेट पे, इस डेट पे। तो आपको हाथ में निकालने पड़ेंगे कि कौन सा महीना चल रहा है, उस महीने के हिसाब से आप निकालोगे 30 दिन पूरे कब होंगे। तो वो जो डेट आएगी उस डेट को आप लिखोगे, हाँ हम 30 दिन के अंदर अंदर रिवोकेशन हम फाइल कर सकते हैं। तो एमसीक्यू के अंदर इस तरह के प्रोविजन भी इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ऑफिसर जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है, बट वो सुनने का मौका दिया जाएगा उसको। और अगर हमने सीजीएसटी लॉ में उसको रिवोक कर दिया तो मान लिया जाएगा एसजीएसटी लॉ में भी वो रिवोक हो गया है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ खत्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंसेप्ट क्लैरिटी एंड सम एग्जांपल। अब हम क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा कंसेप्ट, और एक बार रिवाइज करने के बाद हम पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो वी जस्ट हैव ए क्विक रिवीजन करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। चलो यहां से कर लेते हैं क्विक रिवीजन, हम अपने नोट से कर लेते हैं। लेट्स हैव a रिवीजन। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन, पूरा रिवीजन करते हैं पूरे सप्लाई चैप्टर का। हमने पहले पढ़ा सेक्शन 22, जिसमें हमने पढ़ा थ्रेश होल्ड लिमिट। मेन बात ये पढ़ी थी थ्रेश होल्ड लिमिट की। दो बात थी, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। 40 लाख होगी ओनली गुड्स वाले केस में, और ये होगी हमेशा सर्विस प्लस गुड्स वाले केस में। यहां पे
उसके बाद इस सेक्शन में और बातें लिखी हुई थी, माइग्रेशन वाली, ट्रांसफर वाली और अमलगमेशन वाली। सेक्शन कंप्लीट हो गया। सेक्शन 23 में लिखा हुआ था कि अगर आप एक्सक्लूसिवली डील कर रहे हो, 100% डील कर रहे हो एग्जाम्ड आइटम में या नॉन टैक्सेबल में, तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। या फिर आप क्या हो, फार्मर हो, और फार्मर कौन होता है, जो लैंड का कल्टीवेशन करता है, उसको भी जीएसटी नंबर नहीं लेना। सेक्शन 24 में बात लिखी थी कि अगर आप इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रहे हो, किसकी, ओनली गुड्स की, और आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेजिडेंट हो, या फिर आप एजेंट हो, या फिर आप रेसिपेंट हो अंडर आरसीएम, या फिर आप ओआईडीआर हो, या फिर आप आईएसडी हो, या ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, तो इन सब केसेस के अंदर आपको टर्नओवर की लिमिट चेक नहीं करनी, आपको जीएसटी लेना जरूरी है। यहां पे छूट आई हुई थी हैंडीक्राफ्ट गुड्स की और स्पेसिफाइड गुड्स की और नोटिफाइड गुड्स की। यहां पे छूट आई हुई थी हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड दे रहे हो तो आपको नहीं लेना। यहां पे छूट आई, एक सर्कुलर आया हुआ था कि अगर आप नॉन टैक्सेबल आपका प्रिंसिपल है तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। उसके पढ़ा हमने प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमने पढ़ा हमारी टाइम लिमिट होती है 30 दिन में हमें अप्लाई करना होता है। अगर एनआरटीपी है या सीटीपी है तो हमें 5 दिन पहले जीएसटी नंबर लेना होता है। पैन नंबर जरूरी होता है, बट अगर फौरंगी है तो पासपोर्ट से काम चल जाएगा। आधार आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है, बट अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन से आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, या तो दूसरी ब्रांच रजिस्टर्ड है वो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन है, या फिर किसी और स्टेट में अनरजिस्टर्ड है तो भी वो आपकी डिस्टिंक्ट पर्सन में आएगी। उसके बाद पढ़ा हमने डीम रजिस्ट्रेशन। डीम रजिस्ट्रेशन में हमने ये पढ़ा कि हम मान लेंगे अगर हमने सीजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो मान लेंगे एसजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर पढ़ा हमने टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट। उसके बारे में पढ़ा हमने कि इनको 5 दिन पहले टैक्स जमा कराना पड़ता है, एस्टिमेटेड लायबिलिटी निकालनी पड़ती है, 90 दिन और एप्लीकेशन की डेट जो डेट दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है, उसमें व्हिचएवर इज जो पहले है आपका वैलिड होता है जीएसटी नंबर। 90 दिन आप और एक्सटेंड कर सकते हो। अमेंडमेंट पढ़ा हमने कोर अमेंडमेंट, नॉन कोर अमेंडमेंट। कोर अमेंडमेंट के अंदर नाम, एड्रेस और पार्टनर के चेंज होता है तो हम कोर अमेंडमेंट करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फलाना फलाना, तो उसको बोलते हैं नॉन कोर अमेंडमेंट। उसके लिए ऑफिसर की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती है। कैंसिलेशन के अंदर हमारे पास 2 केस है, सुओ मोटो यानी कि बाय ऑफिसर और बाय वॉलंटरली। दोनों केस में अलग अलग सिनेरियो दिए हुए हैं। आप कैंसिल, जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकते हो। उसकी इफेक्टिव डेट कब होगी, जब जो ऑर्डर लिखेगा ऑफिसर उस डेट से, ऑर्डर पे लिखा होगा कि इस डेट से इफेक्टिव है कैंसिलेशन, उस डेट से हम इफेक्टिव मानेंगे। इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई है सस्पेंशन की। सस्पेंशन करने के बाद आपको जीएसटी कंप्लायंस नहीं करने। उसके बाद लास्ट में रिवोकेशन है, जो कि 30 दिन में आप रिवोक कर सकते हो। तो ये हमारा सारा रिवीजन हो गया जी। अब करते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। रोहन टॉयज, टॉयज मतलब गुड्स, registered supplier in Delhi. It intends it attend 7 days business organization in Mumbai. इसका मतलब क्या है, ये CTP, casual taxable person. He does not have fixed place. तो बताओ क्या स्टेटमेंट सही है। तो यस, रोहन हैज टू, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रोहन हैज टू ऑब्टेन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कहां पे, महाराष्ट्र में इनको अपना देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं जी। डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट कब होती है, अगर आपने 30 दिन में अप्लाई करा है और आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया है तो आपकी इफेक्टिव डेट होगी 30, जो आपने जिस दिन आप लाइबल होगे। तो आप लाइबल हो 1 सितंबर को, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आपने लेट आपने अप्लाई करा है तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला है उस दिन आपको हम इफेक्टिव डेट मानेंगे। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे चलते हैं। ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लेना। ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लेना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एजेंट। एजेंट कहां पे आता है, सेक्शन 24 में आता है। ये रफ काम आपको एग्जाम में भी करना है, ध्यान रखना, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। एजेंट क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है। इसका मतलब 40 लाख की लिमिट देखेंगे, सर नहीं देखेंगे। 40 लाख की लिमिट सेक्शन 22 में होती है, हम सेक्शन 24 में आ गए।
और 24 कह रहा है 22 भाड़ में जाए, तो हम 24 देखेंगे। कह रहा है सम अदर टैक्सेबल पर्सन एंड उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड नहीं होती। सर ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा और सेक्शन 24 में होगा। हमारा आंसर क्लोज। ये आंसर अभी हमने आंसर अपने माइंड में दिया है, इसको फ्रेम करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इसको फ्रेम करना है। एग्रीकल्चरिस्ट है जो कि सप्लाई कर रहा है कल्टीवेशन की और उसकी टर्नओवर एक्सीड हो गई है, तो हम बात करेंगे सर एग्रीकल्चरिस्ट है, सेक्शन 23 में इसको जीएसटी नंबर नहीं लेना। सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कोई मुश्किल तो है ही नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने कर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम डिस्कस कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गलती करोगे आप, ध्यान रखना, मैं आपको बड़ा बता रहा हूं, गलती करोगे आप इसमें, ध्यान से देखना। प्योर ऑयल, ऑयल मतलब गुड्स की बात हो रही है। सप्लाई मशीन ऑयल एंड हाई स्पीड डीजल मतलब नॉन टैक्सेबल की बात हो रही है। ये टैक्सेबल है, ये नॉन टैक्सेबल है। ये काम मैं कहां कर रहा हूं, रफ में कर रहा हूं। नॉन टैक्सेबल अप्रैल की बात कर रहा है, इसने ये डिटेल इसने दी है। कह रहा है ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे क्या मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूं। तो सप्लाई ऑफ ऑयल ये क्या है जी, टैक्सेबल सप्लाई है। ये काम मैं रफ में कर रहा हूं, ये एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है। ठीक है जी, फिर मैंने बोला जी ये टैक्सेबल है। हाई स्पीड डीजल ऑयल ये क्या है, नॉन टैक्सेबल है। और उसके बाद सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन पंजाब, इन पंजाब ये बंदा कहां का है, दिल्ली का है। ये बंदा दिल्ली का है बट पंजाब में इसकी एक ब्रांच है। कह रहा है इन पंजाब बाय प्योर ऑयल फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब। ध्यान से पढ़ो बेटा इस बात को, ध्यान से पढ़ लो इस बात को। बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, जल्दबाजी में पढ़ेंगे और इसको इंटर लिख लेंगे। जल्दबाजी में पढ़ेंगे और बोलेंगे ये तो इंटर है। ये बंदा दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, इंटर सप्लाई। हाँ इंटर सप्लाई आते ही क्या हो जाएगा, गुड्स वाला केस है प्लस इंटर वाला केस है, सेक्शन 24 पिक्चर में आ जाएगा। ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कर दिया कपाड़ा। छोटी सी गलती आपने कर दी एग्जाम में, सारा क्वेश्चन आपका गलत हो गया, जो बच्चों वाले मार्क्स थे वो सारे उड़ गए। अब दोबारा पढ़ते हैं प्रीसेट माइंड से, दोबारा पढ़ते हैं इसको। ये बंदा ऑयल पंजाब में, दिल्ली में बेचता है। कह रहा है सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड इन पंजाब। कह रहा है पंजाब में बनती है, ऑयल पंजाब में बनता है और बेचा जाता है फ्रॉम इट्स ब्रांच इन पंजाब। पंजाब में इसका मतलब इसकी एक ब्रांच है, ब्रांच 1, और ये आपका हेड ऑफिस है। ये कह रहा है जी पंजाब से पंजाब में बेचते हैं, बताओ इंट्रा होगी या इंटर होगी। सर ये तो इंट्रा सप्लाई है, बट अगर हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे तो लग रहा था ये तो इंटर सप्लाई है, बट ये क्या है, इंट्रा सप्लाई। क्योंकि पंजाब से पंजाब बेच रहे हो, क्या पंजाब से पंजाब देखना कोई जुर्म है, सर बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है और ये क्या है, टैक्सेबल सप्लाई है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। पहले हम निकालेंगे एटीओ, एटीओ आएगी मेरी कितनी आएगी जी, 35 लाख। और एटीओ आने के बाद अब मैं चेक करूंगा, ये तो क्लियर हो गया कि ये सेक्शन ना तो एजेंट का है ना ये इंटर का है। तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन 22 के प्रोविजन इस पे लगेंगे, क्योंकि 24 पहले चेक करना है एग्जाम में। 24 में चेक करना पहले, एजेंट है नहीं है, इंटर है नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है नहीं है। तो ये सारी बात चेक करने के बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है नहीं है, एनआरटीपी है नहीं है, तो 22 में ये आएगा। 22 में क्या है जी, 22 में दिल्ली स्टेट में ये है और पंजाब स्टेट में है, तो इसको 40 लाख की लिमिट मिलेगी अगर ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचता है। इतनी देर में मैंने क्या कर रहा है, रफ में काम करके दिमाग ये लगाया है, इसका क्रक्स निकाल दिया कि ये इसको जीएसटी नंबर नहीं लेना। इस केस में इसको जीएसटी नंबर नहीं लेना क्योंकि ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है 40 लाख वाली। अब इसको फेयर में कैसे लिखेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है, एग्जाम में आपको सोचना कैसे है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर है जी। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी योर आंसर इन क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 काट दो, इसको क्वेश्चन 12 कर दो। क्या आंसर होगा आपका, अगर ये हाई स्पीड डीजल दिल्ली में बेच रहा है एज ए एजेंट। ओ हो,
एज ए एजेंट बेच रहा है। सर एजेंट का नाम सुनते ही हमारे तो कान खड़े हो गए, हमने सेक्शन 24 को पिक्चर में ले आए। सेक्शन 24 कहता है हम एजेंट करते ही हम जीएसटी लगा देंगे और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट आप एक बात भूल गए हो कि एजेंट की दो कंडीशन थी कि प्रिंसिपल टैक्सेबल होना चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए। बताओ क्या मेरी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है? सर ये डीजल तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है और मेरी वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही, मेरी वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, सेक्शन 24 पिक्चर में नहीं आएगा, 24 पिक्चर में नहीं आएगा। बड़ा बारीक और डीप एनालिसिस बता रहा हूं आपको मैं, इट इज वेरी वेरी डीप एनालिसिस। कि सेक्शन 24 में ये आ सकता था अगर एजेंट दो बातें पूरी कर देता कि प्रिंसिपल टैक्सेबल है और सप्लाई टैक्सेबल है। यहां पे प्रिंसिपल टैक्सेबल तो होगा बट हमारी सप्लाई है वो डीजल की है और डीजल की सप्लाई नॉन टैक्सेबल है, सेक्शन 24 पिक्चर में नहीं आएगा। अगेन हम जाएंगे सेक्शन 22 के पास और हमारा आंसर सेम रहेगा, हमारा आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी इंटरप्रेट मत करना, स्पेशली इस चैप्टर में आपको बड़ा दिमाग से पहले रफ में काम करना है, आपका आंसर सेट हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए, फिर आप एग्जाम में आंसर लिखना शुरू कर देना। बिना आंसर लिखे पहले रफ में काम जरूर करना है आपको इस चैप्टर के लिए, गलती मत कर देना। इस चैप्टर के लिए आपको रफ में काम जरूर करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत डीप पॉइंट है। एजेंट होते हुए भी सेक्शन 24 में नहीं आ पा रहा क्योंकि एजेंट टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। तो इस केस में हमारा आंसर सेम रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड क्योंकि इसमें सर्कुलर यूज कर लिया गवर्नमेंट ने, आईसीआई ने सर्कुलर को भी यूज कर लिया है, तो सर्कुलर भी यूज हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राघव ऑफ असम। ओहो, असम पे तो हमें याद है, असम तो हमेशा नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। मतलब इस पे टर्नओवर की लिमिट 40 लाख और 20 लाख लगेगी। 40 लाख लगेगी अगर आप गुड्स बेच रहे हो, तो क्या लग रहा है इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है, रेडीमेड गारमेंट यानी कि गुड्स बेच रहा है, तो इसकी लिमिट 40 लाख है। सर एक्सपर्ट लेवल पे हम पढ़ के आ चुके हैं। टर्नओवर करंट ईयर में कितनी है जी? 33 लाख रुपए है और इसका शोरूम तिरुपुरा में भी है। ओहो, तिरुपुरा के अंदर शोरूम है और तिरुपुरा आता है निचले वाले एरिया में। और कहां पे आता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है। तिरुपुरा की होने की वजह से छोटी जगह जाओगे छोटे हो जाओगे, याद करो, छोटी जगह जाओगे छोटे हो जाओगे। अब आपकी लिमिट 40 लाख नहीं होगी, अब आपकी लिमिट 10 लाख होगी। तो सर सिंपल आंसर है, इस बंदे ने 11 लाख की सप्लाई कर दी है तिरुपुरा में, 33 लाख की कर दी है, टर्नओवर हो गई 33 प्लस 11, ये हो गई आपकी 44 लाख। तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, किस वजह से? क्योंकि आपकी टर्नओवर क्रॉस हो गई है। और वैसे भी देखा जाए तो आप तिरुपुरा में होने की वजह से आपकी टर्नओवर की लिमिट 10 लाख है। ये बात आप लिख के आओगे कि तिरुपुरा की वजह से इसकी टर्नओवर की लिमिट 10 लाख मानी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है, पुलकित गोवा का है और गुड सप्लाई कर रहा है शूज की, यानी कि गुड्स की सप्लाई कर रहा है, और गोवा कहां पे आता है? अदर स्टेट में आता है। इसकी लिमिट 40 लाख होगी। टर्नओवर इसकी 22 लाख है, गुड सप्लाई कर रहा है, लिमिट 40 लाख है, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। ये काम हमने कहां किया है? रफ में किया है, क्योंकि हमें अब कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से। हर्षित है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को काटा लगा दो, ये हमेशा नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, इनकी लिमिट 40 लाख है अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो। हिमाचल प्रदेश एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला। ओहो, पान मसाले को हमने कहा पान मसाला पाक का काम है, पाक का काम करोगे तो आपकी लिमिट 20 कर देंगे, आपकी लिमिट 20 कर देंगे सर हम। जैसे आपने पाक वाला काम किया 40 से उठा के आपको पटक देंगे 20 लाख की लिमिट पे, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख और इसको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा क्योंकि इसकी जो टर्नओवर है वो 24 लाख है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी है, आप सारे क्वेश्चन टुटकियों में निकाल दोगे। एग्जामिन द सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर्ड और नॉट। अंकित असम, ये असम हमारी जान खाएगा। असम
एक्सक्लूसिवली एंगेज इन टैक्सेबल सर्विस 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 के लिए लिमिट क्या है? हमेशा 20 लाख है। गुड्स के लिए क्या लिमिट है? 40 लाख। और सर्विस की लिमिट हमेशा 20 लाख है। टर्नओवर कितनी? 25 लाख है। यस सर, इसको जीएसटी नंबर लेना है। यस, इसको जीएसटी नंबर लेना है अंडर सेक्शन 22। तो ये तो बड़ा आसान है कंसेप्ट यार, कुछ भी नहीं है ये तो। मतलब हमने तो ऐसे समझ लिया, गोली की तरह कर दिया। असम है, पहले देख लिया कि वो नॉर्मल में आएगा। 40-20 40-20 40 गुड्स के लिए, 20 सर्विस के लिए। सर्विस दे रहा है, 25 लाख टर्नओवर है, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बहुत सिंपल है। उसके बाद कह रहा है संचित ऑफ असम इज एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ टैक्सेबल, यानी कि गुड्स प्लस सर्विस कर रहा है। इसको भी लिमिट 20 की मिलेगी, क्योंकि जो हमने लिमिट पढ़ी है 40 की, वो क्या थी? ओनली गुड्स के लिए थी। अगर आप गुड्स एंड सर्विस दोनों दे रहे हो, आपकी लिमिट हमेशा 20 ही रहेगी। सर हमारा आंसर सेम रहेगा, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। हमारे कंसेप्ट पूरे क्लियर है। आप कहीं से कोई लाइन जोड़ दो हमारे हमारे एग्जाम में, हम सब कुछ करके आएंगे। तो पूरे जोश के साथ हमने एक चैप्टर कर लिया खत्म। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि आपको चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आईसीआई के और आईटीबी के क्वेश्चन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।